बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हम अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अल्कीन्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिनके साथ ये मुख्तलिफ़ टाइप्स के रिएक्शंस देते हैं। इनके रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन से हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं। अल्कीन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो इनमें मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। पाई बॉन्ड जब बनता है तो उसके बनने में दो एटम्स के पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ये ओवरलैप पैरेलल वे में करते हैं और बॉन्ड जो बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन से अबव और बिलो लाई करती है। इस वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम होता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीक होता है और इसको ब्रेक करना आसान होता है। तो यही वजह है कि मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं उन पर पाई इलेक्ट्रॉन ईज़िली अटैक करते हैं और इस तरह डबल बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि अल्कीन्स किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं तो अल्कीन्स के जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस के अलावा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देते हैं। इनके जो मेजॉरिटी रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम किसी डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। डबल बॉन्ड हो तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रिपल हो तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो those reactions in which two atoms or group of atoms add to a double or triple bond breaking a pi bond are called addition reactions. इन reactions में दो atoms या group of atoms दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन एटम्स में ऐड होते हैं। इस दौरान एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एडिशन रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और अल्कीन्स का पहला एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अल्कीन्स की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है तो अल्केन बनते हैं। हाइड्रोजनेशन के लिए हाइड्रोजन और अल्कीन या अल्काइन का जो मिक्सचर है उसको किसी सूटेबल मेटल कैटलिस्ट की सरफेस में से गुजारा जाता है। मेटल कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं वो पलाडियम, प्लाटिनम या रेनाई निकल होते हैं।
और इस रिएक्शन में अल्केन बनते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनाई निकल क्या है। रेनाई निकल हाइड्रोजनेशन में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन रिएजेंट है। रेनाई निकल को बनाने के लिए निकल और एल्युमिनियम का अलाई लिया जाता है और इसको कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट किया जाता है। निकल एल्युमिनियम अलाई जब कास्टिक सोडा के साथ पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करता है तो इससे निकल मेटल डिस्चार्ज होती है और इसके साथ निकल सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है और निकल मेटल ये हाइड्रोजनेशन में यूज़ होते हैं। अब मेथड क्या है? मेथड ये है कि अल्कीन या अल्काइन को इस रेनाई निकल में से गुजारा जाता है। तो रेनाई निकल में इस रिएक्शन की वजह से निकल और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, उनके साथ अल्कीन या अल्काइन का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन का जो मालिक्यूल है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाते हैं। मसलन ये एक एग्जांपल है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की। तो इसमें जब हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड होता है, ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाता है, यानी दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना लेता है। इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाता है और ये इस तरह में एक अल्केन हासिल होता है जिसका नाम है आइसोपेंटेन। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और जब हम किसी अल्कीन के 1 मोल को हाइड्रोजनेट करते हैं तो जो हीट रिलीज़ होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मसलन 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की जब हाइड्रोजनेशन होती है तो 126.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ होती है। तो हम कहेंगे कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी है 126.8 किलो जूल पर मोल। अब अल्कीन्स की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इसको यूज़ किया जा सकता है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट अल्कीन्स एंड टू कंपेयर देयर रिएक्टिविटीज़। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से हम अल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ मालूम कर सकते हैं, कौन सा अल्कीन कितना ज़्यादा स्टेबल है या कितना कम रिएक्टिव है। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी अल्कीन उतना कम स्टेबल होगा या लेस स्टेबल आएगा। जितनी कम हीट रिलीज़ होगी, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी अल्कीन उतना कम स्टेबल होगा, जितनी कम हीट रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा। इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान। अब मसलन 3 हमारे पास अल्कीन है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अगर हम इन तीनों की अलग-अलग हाइड्रोजनेशन करें तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट है आइसोपेंटेन। ये तीनों आइसोमेरिक अल्कीन्स हैं और हाइड्रोजनेशन पर ये सेम प्रोडक्ट देते हैं। तो सेम प्रोडक्ट देते हैं इसलिए हम इनकी हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये है 126.8 किलो जूल पर मोल। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन की ये है 119.2 और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की इतनी है 112.6। अब इन तीनों की वैल्यूज़ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है वो सबसे कम हीट रिलीज़ करता है और जो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है वो सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं। और 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंटरमीडिएट है। तो फिर यहाँ से हम क्या नतीजा ख़ज़ करते हैं? यहाँ से हम ये नतीजा ख़ज़ करेंगे कि
जो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन है जो सबसे कम हीट रिलीज कर रहे हैं वो मोस्ट स्टेबल है, और 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन जो सबसे ज़्यादा हीट रिलीज कर रहे हैं वो लीस्ट स्टेबल है, और 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन दरमियान में है। अब हम एक और काम करते हैं कि इन तीनों अल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं इथीन के स्ट्रक्चर से, जो कि अल्कीन फैमिली का सिंपलेस्ट मेंबर है। इथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको और 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन को मिलाकर देखें। 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन में CH2 मौजूद है, इथीन में भी CH2 मौजूद है, मतलब ये ग्रुप एक जैसा है। दूसरी तरफ CH2 ही है, यहाँ क्या आया, यहाँ CH है, और फिर दूसरे हाइड्रोजन की जगह ये एक और ग्रुप आ गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन में इथीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस है। उसके बाद 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन है, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो CH2 बदस्तूर मौजूद है, और अब अगले CH2 के दोनों हाइड्रोजन की जगह दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन में क्या हुआ है कि इथीन के दो हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेम कार्बन एटम रिप्लेस हुए, और फिर 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन को अगर चेक करें तो अब देखिए ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो मिथाइल, यानी इथीन के दोनों हाइड्रोजन मिथाइल के साथ रिप्लेस हो गए, और दूसरा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, यानी उसके एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल आया। ओवरऑल 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए इथीन के, और उनकी जगह मिथाइल आ गई। तो अब हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट अल्कीन है ये ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि इथीन का सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं। जो सेकंड वाला है ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं, और ये जो थर्ड वाला है ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में हम पीछे देख चुके हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है इसने सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ की, सेकंड वाला इंटरमीडिएट है, और थर्ड वाले ने सबसे कम रिलीज़ की। तो मतलब जो फर्स्ट वाला है वो लीस्ट स्टेबल है, और थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल है। इन अदर वर्ड्स जो मोनो सब्सटीट्यूटेड है वो लीस्ट स्टेबल है, डाई सब्सटीट्यूटेड इंटरमीडिएट है, और ट्राई सब्सटीट्यूटेड मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब हुआ कि अल्कीन में जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स होंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम इथीन के रिप्लेस होंगे विद अदर अल्काइल ग्रुप्स, अल्कीन जो होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फिर हम एक जनरल आर्डर जो है वो बना सकते हैं, और वो आर्डर कुछ यूँ बनेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होंगे टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, अगर इथीन के चारों हाइड्रोजन्स की बजाय कोई और अल्काइल ग्रुप्स हों। उन अल्काइल ग्रुप्स को हमने नाम दे दिए R1, R2, R3, R4। फिर दूसरे नंबर पे कौन होगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, उसके बाद डाई सब्सटीट्यूटेड। फिर डाई सब्सटीट्यूटेड में आ जाते हैं दो तरह के, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। फिर उसके बाद डाई सब्सटीट्यूटेड वो वाले जिनमें तीसरे नंबर पे डाई सब्सटीट्यूटेड ये कौन से हैं, ये वो हैं जिनमें दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम में से रिप्लेस हुए। उसके बाद सिस और ट्रांस डाई सब्सटीट्यूटेड, इनकी आपस में तकरीबन इक्वल। उसके बाद मोनो सब्सटीट्यूटेड, और फिर आखिर में इथीन। तो इस तरह ये अल्कीन्स का आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बनता है, और अगर हम इस आर्डर को उल्टा दें तो ये आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बन जाएगा।
इसके बाद हम अगला रिएक्शन देखेंगे और वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम 3 मार्ट्स देखेंगे। पहला मार्ट देखते हैं हेलोजिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर हम अल्कीन और हेलोजन के मिक्सचर को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में से हेलोजिनेशन के लिए अल्कीन और हेलोजन के मिक्सचर को नॉन पोलर सॉल्वेंट मसलन कार्बन टेट्राफ्लोराइड में ऐड किया जाता है। हेलोजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड होता है और हाइड्रोजनेशन की तरह हेलोजिनेशन में भी दो जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैं उनमें एक एक हेलोजन एटम ऐड हो जाता है और कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाता है। प्रोडक्ट जो बनती है उसमें दो हेलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर मौजूद होते हैं और इस किस्म के जो कंपाउंड्स हैं इन्हें डाई हेलाइड्स कहा, विसिनल डाई हेलाइड्स कहा जाता है। विसिनल का लफ्जी मतलब है नेबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम विसिनल डाई फंक्शनल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर मौजूद हो। तो यूं हेलोजिनेशन से विसिनल डाई हेलाइड बनते हैं। तो मसलन इथीन है, इथीन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करवाया जाए तो इन दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन एटम ऐड हो जाएगा और बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसी तरह प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन से हो तो इन दो कार्बन में एक एक ब्रोमीन एटम ऐड होगा और बनेगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन की इब्तदा ब्रोमीन एटम के लोन पेयर के डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक से होती है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल में दोनों ब्रोमीन एटम्स के पास लोन पेयर मौजूद है तो कोई एक ब्रोमीन एटम अपने लोन पेयर के थ्रू दो जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें से किसी एक कार्बन पर अटैक करता है। अटैक उस कार्बन पर होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। दूसरी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन फिर उसी ब्रोमीन एटम पर अटैक करेंगे और यूं ये एक ही ब्रोमीन एटम दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और इस तरह एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा ब्रोमोनियम आयन जिसमें ब्रोमीन एटम दो कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है और ये पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। साथ में जो दूसरा ब्रोमीन एटम था वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर मॉलिक्यूल में से अलग हो गया, एक ब्रोमाइड आयन बना। अब अगले स्टेप में ये जो ब्रोमाइड आयन है ये उन दो कार्बन्स में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा जिनके साथ एक ब्रोमीन एटम बॉन्डेड है। तो फिर उस कार्बन का ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इस तरह फिर दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन एटम आ जाएगा और ये एक डाइब्रोमाइड बन जाएगा। रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर इस रिएक्शन में ब्रोमीन को यूज़ किया जाए तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन डिस्चार्ज हो जाता है। तो कलर का डिस्चार्ज होना इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं यानी अल्कीन और अल्काइन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो ही ये रिएक्शन करते हैं और कलरलेस प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर एक कंपाउंड सेचुरेटेड है, अल्केन है, उसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हैं तो वो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है और इस रिएक्शन को फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें हम एक और मार्ट देखते हैं हेलोजिनेशन का
हेलोजिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। अभी जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया, अगर इसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर तकरीबन 500 सेंटीग्रेड पर कैरी आउट किया जाए और स्पेशली किसी बेस की मौजूदगी में, मसलन NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की मौजूदगी में, तो फिर हेलोजन की एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होती है और ये सब्स्टिट्यूशन एलिलिक कार्बन पर होती है। एलिलिक कार्बन उस कार्बन एटम को कहते हैं जो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो। कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। तो यहाँ एलिलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होती है और एक एलिलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद ब्रोमीन एटम और इस तरह एलाइल ब्रोमाइड बनते हैं। तो मसलन प्रोपीन है, प्रोपीन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ 500 सेंटीग्रेड पर NBS की मौजूदगी में कराया जाए, अब ये कार्बन एलिलिक है जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, तो रिएक्शन के दौरान इसके पास जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगी, इसको एलाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। ये जो अल्किनाइल ग्रुप है इसका नाम एलाइल है, इसका स्पेशल नेम, जिस तरह मिथाइल, इथाइल वगैरह हैं। इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप कहते हैं और फिर इस प्रोडक्ट का नाम एलाइल ब्रोमाइड है या इसका IUPAC नेम 3-ब्रोमो 1-प्रोपीन है। इसके बाद हम हेलोजिनेशन का अगला मॉड देखेंगे और वो है हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। अगर हेलोजन को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हेलोजन और वाटर पहले आपस में रिएक्ट करके हाइपोहेलोस एसिड बना देते हैं। हेलोजन और वाटर के दरमियान रिएक्शन से हाइपोहेलोस एसिड बनता है, तो फिर ये हाइपोहेलोस एसिड होता है जो अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। इस वजह से इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड कहते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हाइपोहेलोस एसिड जिनका जनरल फार्मूला HOX है, उसमें से जो OH ग्रुप है वो एक डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड हो जाता है और जो X है वो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड हो जाता है। तो मसलन ये रिएक्शन कंसिडर करें, X2, यहाँ X से मुराद हेलोजन है, मसलन Cl2, Br2 या I2। तो ये जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो HOX बनता है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपो आयोडस एसिड। फिर ये हाइपोहेलोस एसिड का मॉलिक्यूल अल्कीन में ऐड होता है, तो ये 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इनमें से एक कार्बन में OH ग्रुप ऐड हो जाता है और एक में क्लोरीन एटम ऐड हो जाता है और इस तरह हेलोजिनेटेड अल्कोहल बनते हैं। अल्फ़ा हेलो अल्कोहल बनते हैं, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्फ़ा कार्बन पर हेलोजन एटम मौजूद होते हैं। तो इथीन के HOCl के साथ रिएक्शन से 2-क्लोरो इथाइल अल्कोहल बनता है। हेलोजिनेशन के जो बाकी मॉड हैं इंक्लूडिंग दिस, इन्हें हम एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड के बाद देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने एक रूल को पढ़ना है। उस रूल के बाद हम इन रिएक्शंस की तरफ दोबारा आएंगे। तो अभी मैं ये स्लाइड स्किप कर रहा हूँ और इसमें हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड की या हाइड्रो हेलोजिनेशन की। हेलोजन एसिड 4 कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। यहाँ X से मुराद हेलोजन है, तो 4 ये हेलोजन एसिड बनते हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड,
या हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हेलोजन एसिड का रिएक्शन अगर अल्कीन के साथ करवाया जाए तो हेलोजन एसिड का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड होता है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना लेता है और एक के साथ हेलोजन एटम बॉन्ड बना लेता है। तो मसलन इथीन है, इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाया जाए तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, वो ग्रुप CH3 हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, तो प्रोडक्ट आएगी ये CH3, आगे CH2 और फिर Cl, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। अल्कीन और हैलोजन के दरमियान रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बनते हैं। इथीन के HCl के साथ रिएक्शन से इथाइल क्लोराइड बना। अब एक और एग्जांपल मुलाहिजा करें। अगर हमारे पास ये अल्कीन हो जिसका नाम है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर CH2 में हाइड्रोजन एटम ऐड हो और CH में क्लोरीन एटम ऐड हो तो ये नीचे वाली प्रोडक्ट बनेगी, इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन एटम CH में ऐड हो और क्लोरीन एटम CH2 में ऐड हो तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगी, इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। तो अब सवाल ये है कि रियल में कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका जवाब है कि ऐसे केसेस में प्रोडक्ट का फैसला एक रूल करता है जिसे मार्कानी-कव्स रूल कहा जाता है। मार्कानी-कव्स रूल ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जब दो कार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास हाइड्रोजन्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो फिर जो पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इस एग्जांपल में HCl का हाइड्रोजन एटम CH2 में ऐड होगा और क्लोरीन एटम CH में ऐड होगा और रियल में ये नीचे वाली प्रोडक्ट बनेगी। जब हम रियल में ये रिएक्शन करेंगे तो 1-क्लोरोप्रोपेन हमें नहीं मिलेगा, हमें 2-क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो ये मार्कानी-कव्स रूल के अकॉर्डिंग है। तो अब हम मार्कानी-कव्स रूल देखते हैं। मार्कानी-कव्स रूल की स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent to an unsymmetrical alkene or alkyne, positive part of reagent goes to that carbon constituting double bond which has greater number of hydrogen atom। अगर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या यूं कह लें कि एक पोलर रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में ऐड हो तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं और नेगेटिव पार्ट उस डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन का क्या मतलब है? ऐसा अल्कीन या अल्काइन जिसमें डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स जो हैं उनके पास हाइड्रोजन एटम की तादाद इक्वल ना हो। जैसे यहाँ प्रोपीन में एक डबली बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे के पास 1 है, तो हम कहेंगे कि ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी पोलर रिएजेंट जिसमें 2 डिफरेंट पोल हों, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ये मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हों। तो जब रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होगा और अल्कीन या अल्काइन भी अनसिमेट्रिकल होगा तो एडिशन जो होगी वो मार्कानी-कव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो इस रिएक्शन में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो 2-क्लोरोप्रोपेन होगी। अब सवाल ये है कि पहली एग्जांपल में ऐसा इशू क्यों नहीं था, तो उसका जवाब है कि इथीन सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन्स के पास
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल है। जब HCl ऐड होगा, अगर आप लेफ्ट कार्बन में Cl ऐड करते हैं, ये स्ट्रक्चर बनेगा, आप इसका नाम इथाइल क्लोराइड कहेंगे। अगर क्लोरीन एटम राइट कार्बन में ऐड हो और हाइड्रोजन लेफ्ट में, तो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं लेफ्ट से पढ़ रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो वो भी इथाइल क्लोराइड ही है। तो दोनों सूरतों में स्ट्रक्चर एक ही आएगा, डुप्लीकेट होंगे और वो इथाइल क्लोराइड होगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच करते हैं और किसके साथ हाइड्रोजन। तो यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन जब दोनों चीज़ें अनसिमेट्रिकल आ गई तो फिर मार्कानिकॉस रूल की हमें ज़रूरत होगी। मार्कानिकॉस रूल ऐसी किसी भी एडिशन में अप्लाई होता है जिसमें रिएजेंट भी पोलर हो और अल्कीन या अल्काइन भी अनसिमेट्रिकल हो। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं मार्कानिकॉस रूल की। ये एक और अल्कीन है, इसका नाम है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। अगर इसका रिएक्शन HCl से कराया जाए तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसके साथ 2 मिथाइल हैं और एक डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है। तो मार्कानिकॉस रूल के मुताबिक HCl का जो हाइड्रोजन एटम है वो CH में ऐड होगा और जो क्लोरीन एटम है वो C में ऐड होगा, तो बनेगा CH3 CH2 CCl CH3 CH3। ये प्रोडक्ट आएगी, इसका नाम होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन। अब हम मार्कानिकॉस रूल को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो एडिशन होती है ये आखिर इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे होती है। असल में जो हेलोजन एसिड की एडिशन है टू एन अल्कीन, इसमें कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। इसमें इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकेटाइन बनते हैं। मुख्तलिफ कार्बोकेटाइंस की अपनी अपनी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन पॉसिबल हो तो फिर वो कार्बोकेटाइन एक्चुअली बनेगा और प्रोडक्ट देगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब यही जो पिछली स्लाइड में हमने एग्जांपल ली 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन की, इसमें हम HCl को ऐड करवा कर देखते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। हम थ्योरेटिकली तमाम कार्बोकेटाइंस को कंसिडर करेंगे। तो अगर HCl का हाइड्रोजन एटम इस C में ऐड हो तो फिर ये अगला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं, हाइड्रोजन 2 कार्बन में से किसी एक में ऐड हो जाते हैं। तो अगर वो कार्बन नंबर 2 में ऐड हो तो कार्बन नंबर 3 पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। ये सेकेंडरी होगा क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब अगर हाइड्रोजन एटम कार्बन नंबर 3 में ऐड हो तो फिर कार्बन नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और ये कार्बोकेटाइन टर्शरी है क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरह जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ सेकंड वाला जो कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर रिएक्शन में फेवरेबली यही बनेगा और यही आगे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो अगले स्टेप में फिर क्या होगा, अगले स्टेप में फिर ये होगा कि ये कार्बोकेटाइन, इसमें क्लोराइड आयन ऐड होगा। अब क्लोराइड आयन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये प्रोडक्ट आएगी।
अब इस प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करें, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? कार्बन नंबर 2 में आप देख रहे हैं एक क्लोरीन एटम ऐड हो गया, और कार्बन नंबर 3 के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब 2 हैं, यानी उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो मतलब CH में H ऐड हुआ और C में क्लोरीन ऐड हुआ, यानी जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम थे उसमें क्लोरीन ऐड हुआ, जिसके पास ज़्यादा थे उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, और यही मार्कानी-काव्ज़ रूल है। तो इस तरीके से जो एडिशन है वो मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग हुई। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है तो वो नहीं बनेगा, और फिर आगे ये वाला थ्योरेटिकल रिएक्शन भी आगे नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम मार्कानी-काव्ज़ रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं on the basis of ionic addition, on the basis of stability of carbocation involved। फिर इसमें आ जाता है एंटी मार्कानी-काव्ज़ रूल। 3 हेलोजन एसिड जो हैं HF, HCl और HI, इनकी एडिशन अक्रॉस एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन ऑलवेज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कानी-काव्ज़ रूल। इन तीनों की एडिशन अल्कीन में हमेशा मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो HBr है इसकी एडिशन अक्रॉस एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन आइदर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कानी-काव्ज़ रूल और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कानी-काव्ज़ रूल। ये मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और उसके अपोजिटली भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है परऑक्साइड की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। परऑक्साइड मसलन बेंजोइल परऑक्साइड, एस्टिक परऑक्साइड, एसिटाइल परऑक्साइड, एटेक्स्ट्रा। अगर परऑक्साइड मौजूद ना हो तो एडिशन मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर कोई परऑक्साइड मौजूद हो तो एडिशन एंटी मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मसलन प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ, अगर इस रिएक्शन में कोई परऑक्साइड इन्वॉल्व ना हो तो मार्कानी-काव्ज़ रूल अप्लाई होगा, CH2 में H ऐड होगा और CH में Br, और ये प्रोडक्ट बनेगी 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अगर कोई परऑक्साइड मौजूद हो तो फिर एडिशन एंटी मार्कानी-काव्ज़ रूल के अकॉर्डिंग होगी। अब पॉजिटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन थोड़े हैं, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब CH में H ऐड होगा और CH2 में Br ऐड होगा, और ये प्रोडक्ट बनेगी, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह आइसोब्यूटाइलीन है, इसका रिएक्शन अगर HBr के साथ हो तो परऑक्साइड की गैर मौजूदगी में जो HBr का H है वो CH2 में ऐड होगा और Br C में ऐड होगा, और ये प्रोडक्ट बनेगी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर परऑक्साइड मौजूद है तो फिर HBr का H C में ऐड होगा और Br CH2 में ऐड होगा, फिर ये बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये एग्जांपल्स हैं एंटी मार्कानी-काव्ज़ रूल की। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम मैकेनिज़्म से एक्सप्लेन करते हैं। परऑक्साइड की मौजूदगी में जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है वो फ्री रेडिकल है। सबसे पहले होता क्या है कि जो परऑक्साइड है मसलन ये डिकम्पोज होता है, और इसकी डिकम्पोजिशन होमोलिटिकली होती है। ऑक्सीजन्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेकेज के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले लेता है। इस तरीके से ये फ्री रेडिकल बनते हैं, RO फ्री रेडिकल, जिसमें ऑक्सीजन के पास एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री रेडिकल अगले स्टेप में HBr के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के पास एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को ऑफर करता है। हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है
उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ले आता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाता है। और इधर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन ले लेता है, तो ब्रोमीन का रेडिकल बन जाता है। थर्ड स्टेप में ब्रोमीन का रेडिकल अल्कीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम को ऑफर करते हैं बॉन्ड बनाने की, और वो एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करते हैं। ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो ब्रोमीन एटम एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा कार्बन विड्रॉ कर लेता है। तो इस तरीके से वो कार्बन एटम फ्री रेडिकल सेंटर बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और साथ वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन एटम अटैच हो जाता है। इस तरह ये एक और रेडिकल बन जाता है। अब ये स्टेप समझने वाला है कि यहाँ मैंने शो किया कि जो ब्रोमीन रेडिकल की एडिशन है वो इस कार्बन में हुई CH2 में, ना कि CH में, और ये रेडिकल बना। अगर ब्रोमीन रेडिकल की एडिशन CH में होती तो फिर रेडिकल सेंटर CH2 होता, फिर बनता CH3 CHBr CH2। तो अब सवाल ये है कि यहाँ ब्रोमीन रेडिकल आखिर CH2 में क्यों ऐड हुआ। तो इसका जवाब है कि जो इस तरह रेडिकल बनता है ये ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी रेडिकल है ये। अगर ब्रोमीन रेडिकल CH में ऐड होता, CH2 रेडिकल सेंटर बनता, तो वो प्राइमरी रेडिकल होता, उसकी स्टेबिलिटी कम होती। तो अब इसलिए ब्रोमीन रेडिकल CH2 में ऐड हुआ और ये एक और रेडिकल बना। अगले स्टेप में ये रेडिकल HBr के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। कार्बन के पास अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को ऑफर करते हैं बॉन्ड बनाने की कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक तुम लाओ, बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ शेयरिंग ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेता है, तो इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन विड्रॉ कर लेता है और यूं ब्रोमीन रेडिकल बन जाता है। ब्रोमीन रेडिकल बना, ये ब्रोमीन रेडिकल आगे इस स्टेप को रिपीट करने के लिए तैयार है। ब्रोमीन रेडिकल एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ऐसा फिर एक और रेडिकल बनाएगा, और वो रेडिकल फिर एक और HBr के साथ रिएक्ट करके 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा और अगेन ब्रोमीन रेडिकल बनाएगा। वो ब्रोमीन रेडिकल फिर ऐसा ही रिएक्शन करेगा। तो अब ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 वाले रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहेंगे। हर दफ़ा प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन के रेडिकल से रिएक्ट करके अल्टीमेटली 1 ब्रोमोप्रोपेन में तब्दील हो जाएगा। तो अब अगर आप ये प्रोडक्ट देखें तो इस प्रोडक्ट में ब्रोमीन एटम CH2 में ऐड हुआ, CH2 डबल बॉन्ड बना रहा था ओरिजिनल अल्कीन में CH के साथ, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा थे उसमें ब्रोमीन ऐड हुआ है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम थे उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो इस तरह ये एडिशन एंटी मार्कानिक रूल के अकॉर्डिंग हुई है। तो ये था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो इससे पहले जो हमने शुरू किया था एडिशन ऑफ हेलोजन, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। हेलोजिनेशन का सेकंड पार्ट हम दोबारा स्टार्ट से लेंगे, यानी हेलोजिनेशन इन वाटर, क्योंकि आज का लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इसलिए हम हेलोजिनेशन के बाकी पार्ट्स को अगले लेक्चर में रखेंगे। तो ये फिर हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के साथ कल दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।